नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग बाइट लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। दरअसल आज की डिबेट इन दो शब्दों के इर्द गिर्द न्याय वर्सेस अन्याय। लेकिन क्या न्याय वर्सेस अन्याय के बीच में वो गारंटी खड़ी है जो देश में दोनों पार्टियां जनता को दे रही हैं? गारंटी देश की बहुसंख्यक आबादी के साथ अन्याय और न्याय का फैसला करेगी क्या वाकई? क्योंकि क्या यह मुमकिन है कि देश में आर्थिक सामाजिक आधार पर सर्वे कराकर जिनके पास ज्यादा संपत्ति है उनमें से उनको बांट दिया जाए जिनके पास कम संपत्ति है? जातिगत जनगणना के साथ आर्थिक सर्वे की बात की गारंटी कांग्रेस का घोषणा पत्र देता है। वहीं कांग्रेस का आरोप है कि कांग्रेस जिस तरीके से काम कर रही है बीजेपी लोकतंत्र को खत्म कर देगी, और बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के लिए काम कर रही है। वो कहते हैं कि देश की संपदा पर पहला हक अल्पसंख्यकों का है और इसके जरिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो 2006 में बयान दिया उसको कोट बीजेपी करती है। प्रधानमंत्री मोदी ने राजस्थान की धरती पर जब यह कहते हुए सियासी न्याय और अन्याय की नई बहस छेड़ दी कि कांग्रेस हिंदू माता बहनों के मंगलसूत्र तक का हिसाब लेगी और मुसलमानों में बांट देगी, जिनके ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं उनमें बांट देगी, तो सवाल खड़ा हो गया कि क्या वाकई में ऐसा मुमकिन है? क्या मुमकिन है? और मोदी के बयान के पीछे का सच क्या है? क्या कांग्रेस की सरकार में ऐसा कुछ किया गया कि हिंदू खतरे में हो, या फिर जहां कांग्रेस की वर्तमान में सरकार है क्या वहां हिंदू आबादी के साथ अन्याय हो रहा है? आज बात इसी मुद्दे पर। Particularly, the Muslim minority are empowered to share equitably. They must have the first claim on our resources. कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। विकास से होते होते ये चुनाव न्याय वर्सेस अन्याय हो चला है, गारंटी बनाओ गारंटी हो चला है और अब धार्मिक भी हो चला है। इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ बेहद खास पैनल मौजूद। हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी प्रवक्ता प्रताप राव जी, हमारे साथ मौजूद हैं पीसीसी महासचिव आरसी चौधरी जी, विषय विशेषज्ञ राजेश कंदोई जी हमारे साथ हैं, और राजनीतिक विश्लेषक एसपी मित्तल साहब हमारे साथ हैं। प्रताप राव जी, शुरुआत आपके साथ। कहते हैं कि धर्म के आधार पर चुनाव ना लड़ा जाता है ना वोट मांगी जाती है, तो प्रधानमंत्री ने जो किया वो क्या था? विजेंद्र, पता ही है तुम्हें कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में कहा है और मनमोहन सिंह ने कहा है सारा आधार बना लें, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस ने एक जो राह पकड़ी है अल्पसंख्यक वोट बैंक के लिए, वो साफ साफ दर्शाती है कि कांग्रेस धर्म के आधार पर वोट पाना चाहती है। इतना ही नहीं, पिछले 60 सालों का 70 सालों का जो कांग्रेस का नेचर रहा है, जो कांग्रेस ने किया है, हम जानते हैं कि इस देश में सबसे ज्यादा जमीन किसके पास है? रेलवे और सेना के बाद वक्फ बोर्ड के बाद संपत्ति है। देश का बंटवारा हो गया, उसके बावजूद मुसलमानों की बड़ी तादाद पाकिस्तान में चली जाती है, उसके बावजूद भारत में जो सबसे ज्यादा संपत्ति है वो वक्फ बोर्ड के बाद है। कैसे आ गई है? 1995 में उसी वक्फ बोर्ड को और अधिकार संपन्न कर दिया जाता है। कैसे 2006 में कांग्रेस के प्रधानमंत्री बोलते हैं कि संपत्ति पे पहला अधिकार मुसलमानों का है? साफ तौर पे जाहिर करता है कि केवल मुसलमानों के वोट बैंक के लिए, मुसलमानों के वोट के लिए इस देश को बांटने का षड्यंत्र लगातार कांग्रेस करती आ रही है। 1947 में देश को बांटा, लगातार वोटों को बांटकर। जी, एक नारा है कि सबका साथ सबका विश्वास, ये क्या है फिर? विजेंद्र, बात यही है, सबके साथ में हिंदू भी आता है, हिंदू नहीं छूटता। हिंदुओं के साथ अत्याचार अन्याय किया जाएगा तो बात उठेगी, और उठेगी नहीं, पूरी जोर जब पूरे ताकत से उठेगी। अगर एक वर्ग के साथ केवल एक वर्ग को खुश करने के लिए, एक वर्ग के वोट के लिए अगर बात होती है तो तब दूसरे वर्ग की भी बात उठेगी जिसके साथ लगातार अत्याचार और अन्याय होता रहा है, जिसके साधन और छीने जाते रहे हैं, जिसकी संपन्नता को छीनने जाता रहा है। आरसी चौधरी जी, जवाब दीजिए सर, क्या वाकई में कांग्रेस का मैनिफेस्टो ये कहता है कि आर्थिक आधार पर सर्वे हो सकता है, और क्या उस आर्थिक आधार पर सर्वे करके जिनके पास ज्यादा संपत्ति होगी उनको बांटी जा सकती है, जिनके पास संपत्ति नहीं है, संपत्ति कम है? सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री जिन्होंने इस राजस्थान की धरा से 21 तारीख को बांसवाड़ा के अंदर
आदर्श आचार संहिता की धज्जियां उड़ाते हुए इस देश के संविधान की आत्मा पे जो प्रहार किया, अपने उद्बोधन में विभाजनकारी, नफरतकारी, घृणित जो वक्तव्य दिया, उस वक्तव्य को मैं यहाँ पे नहीं दोहराना चाहता, क्योंकि हम नफरत के, घृणा के इसका विस्तारक नहीं है। जो ये काम कांग्रेस भारतीय ने जनता कहा पार्टी उसी को दोहराया है उन्होंने। भारतीय जो जनता कांग्रेस पार्टी कह रही है उसी को दोहराया है। जो कांग्रेस ने कहा है, जो कांग्रेस अपने न्याय पत्र के नाम पे अन्याय करने जा रही है, उसमें कहा है। उनको पहले इनिशियल कमेंट तो करने दीजिए। आरसी चौधरी जी, बात पूरी कीजिए सर। इसलिए हम ये कहना चाहेंगे कि प्रधानमंत्री जी ने उस चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता को नहीं सुना, उन नियमों को नहीं जानते कि पूरे देश के अंदर जो आपने जिक्र किया, हम धार्मिक प्रतीकों का, धार्मिक नामों का प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष, संकेतमक किसी भी तरीके से हम प्रयोग नहीं कर सकते। इस देश के अल्पसंख्यक वर्ग को इस देश के प्रधानमंत्री ने घुसपैठियों की संज्ञा दी, तमाम तरह की जो बातें कहे, हमारी जो बहुसंख्यक जो माताएं बहनें जिनके स्वाग से जुड़ा हुआ, जिनके जीवन की आत्मरक्षा से सबसे महत्वपूर्ण तमाम प्रतीकों का जो प्रयोग करके इस आदर्श आचार संहिता की जो धज्जियां उड़ाई है, उसके लिए हम प्रधानमंत्री जी से यह अनुरोध करना चाहते हैं कि आप जिस कुर्सी पे बैठे हैं उसकी गरिमा का ध्यान रखिए। आप भी अपने तत्कालीन प्रधानमंत्री का वक्तव्य वापस लीजिए, जिन्होंने कहा था कि अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है, अल्पसंख्यकों का पहला अधिकार है। ये कैसे बोला कांग्रेस ने? ये कैसे बोला? इस देश में क्या बहुसंख्यकों का कोई ये बात 2006 की है सर, 18 साल पहले की बात है। उसके बाद बहुमत के साथ, कांग्रेस का बीजेपी की सरकार आई है सर। कांग्रेस का न्याय वही सवाल इनसे कर रहा था। आरसी जी, अब मेरे सवाल पर वापस लौटते हैं। जरा बताइए, क्या यह संभव है कि जिनके पास ज्यादा संपत्ति है उनकी संपत्ति को छीनकर उनमें बांट दिया जाए जिनके पास संपत्ति नहीं है? क्या संभव है? विजेंद्र जी, मैं कहना चाहूंगा कि उस पूरे देश के अंदर, इस पूरे देश की जो संपत्ति है, 70,000 करोड़ लोगों की जो संपत्ति है वो एक तरफ 22 लोगों की है। इस देश के अंदर एक सदी की सबसे बड़ी आर्थिक असमानता है। मैं कहना चाहता हूं जी, मैं बहुत सीधा सवाल कर रहा हूं। आप ये कह रहे हैं कि जिन 22 लोगों के पास संपत्ति है, जिन उद्योगपतियों के पास संपत्ति है, आप उनसे छीनेंगे? खुलकर कहिए ना कि उनकी संपत्ति जब्त करेंगे और गरीबों में बांटेंगे। करेंगे ऐसा? आपके पास घोषणा पत्र की कॉपी होगी? बिल्कुल है सर। पढ़िए ना उसको, जो लिखा उसको पढ़िए ना। चिल्लाना किस लिए? इसलिए चिल्ला चिल्ला के किस लिए करना है? अरे सर, मैं पूछ रहा हूं, घोषणा पत्र को पढ़ लीजिए। आप चिल्ला चिल्ला के प्रधानमंत्री की तरफ वक्तव्य देने की कोई जरूरत नहीं है। का मतलब क्या है? इस देश के अंदर जो लोग इस देश का अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, आर्थिक पिछड़ा, अन्य वर्ग पिछड़ा, अगर जो लोग देश की मुख्य धारा से वंचित रह गए, जिन्हें आवश्यक समानता का मिलना चाहिए, ये कांग्रेस की प्रतिबद्धता है। इस देश के गरीब, वंचित जो सर, आप अपनी सरकार को टारगेट करें। आरसी चौधरी जी, लंबे दौर तक आपकी सरकारें रही हैं, उस दौर में याद नहीं आई कि उनको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। और अगर आप समानता की बात करें, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, इसलिए आपके इनिशियल कमेंट में टोका नहीं आपको। ये तथ्य और आंकड़े लेके बैठना चाहिए था जब आपने डिबेट शुरू की। तथ्य हैं सर, तो लेके बैठिए ना, लीजिए ना सर। सांप्रदायिक दंगा निवारण बिल 2011, सांप्रदायिक दंगा निवारण बिल 2011, उसकी धारा 7 क्या कहती है बताइए ना? सोनिया गांधी की अध्यक्षता में बिल तैयार किया गया था, बताइए ना क्या कहती है? मैं कहना चाहूंगा पूरे देश दर्शकों को कि तमाम जगह पे जिन शब्दों का प्रयोग हमारे एंकर ने किया, जो धार्मिक भावनाओं को, धार्मिक लोगों का, वर्गों का जो जिक्र किया, आदर्श आचार संहिता में कोई नहीं कर सकता। देश के प्रधानमंत्री पे आयोग कोई कार्रवाई नहीं कर सकता। लगातार जो बातें हैं, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि 102 सीटों में जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती मिली है, इस देश के तानाशाह की जो कुर्सी खिसक रही है, उसके बाद में इनका विचलित होना स्वाभाविक है। एक बार भी उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेता को धर्म के आधार पे, वर्ग के आधार पे जो चर्चा की, उसके लिए एक बार भी नहीं रोका। अगर दुष्कर्म भी होता है तो इस बिल के मुताबिक वो अपराध की श्रेणी में नहीं था। ये 2011 के अंदर बिल बना, 6 में शुरुआत हुई। बहुसंख्यक महिला की आबादी इस बिल के मुताबिक समूह की परिभाषा में नहीं थी। इसको बाकायदा संसद के अंदर रखा गया था। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में यह बिल तैयार किया गया था और इस बिल के मुताबिक अगर मुस्लिम और अनुसूचित जाति और जनजाति के बीच भी दंगे की स्थिति बनती है, तो ये मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, इस बिल में
SC ST उस इलाके में बहुसंख्यक आबादी में आते हो तो इस बिल के मुताबिक SC ST एक्ट भी पूरे तरीके से निष्प्रभावी हो जाएगा। और ये यूपीए 1 के दौरान 2005 में पहली बार इस बिल का मसौदा तैयार किया गया था। इसकी जमकर आलोचना हुई, मजम्मत हुई थी। 2011 में इसे फिर लाया गया था और 2014 में इस बिल पर संसद में जबरदस्त बहस हुई थी और एक पार्टी के विरोध की वजह से यूपीए ने इस बिल को वापस लिया था। आरसी जी, आप नहीं बोलेंगे इस पर? ताजा मामले पर आता हूं सर, ताजा मामले पर आता हूं मैं कि ये चिल्ला के चीख के उस नफरती उद्बोधन को बार बार करेंगे। देश की संसद देश का मंदिर है, लोकतंत्र का मंदिर है। अगर उसमें किसी मुद्दे पे बहस की जाती है तो कौन सा गुनाह है? देश में 70 सालों से बहस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। देश में 70 सालों से आरसी जी, 2 महीने पहले जा रहा हूं से, आप उस समय 2 महीने पहले जा रहा हूं से। आरसी चौधरी जी, आरसी चौधरी जी, अब मैं 10 साल पहले नहीं, अब मैं 10 साल पहले नहीं, सिर्फ 2 महीने पहले जा रहा हूं। ये कब तक चलेगा इस देश में? चौधरी जी, कांग्रेस की पोल खुल गई है। आरसी कांग्रेस मुस्लिम लीग बन गई है। कांग्रेस केवल मुस्लिम लीग है, केवल मुस्लिम वोटों के लिए हो गया है। कांग्रेस मुस्लिम लीग है यहाँ। कांग्रेस का न्याय पर बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। 6 महीने पहले तक हम निष्पक्ष थे। 6 महीने पहले तक हम निष्पक्ष थे। बार-बार ये जिक्र करेंगे। सर, मेरे तथ्यों को आप बताइए तो सही गलत हो तो। फरवरी 2024, सर 2 महीने पहले आता हूं। कर्नाटक में तो आपकी ही सरकार है सर, सिद्धरामैया आपके ही मुख्यमंत्री हैं, आपके ही ना सर। कर्नाटक की सरकार ने अपने बजट में वक्फ संपत्ति और ईसाई समुदाय के लिए 330 करोड़ रुपए का प्रावधान किया। किसी को कोई समस्या नहीं, लेकिन हिंदू समुदाय के लिए बजट में किसी भी तरह का कोई जिक्र तक नहीं किया गया। आरसी जी, क्या ये भेदभाव नहीं है? मुझे लगता है, उल्टा बताता हूं सर, मुझे लगता है, उल्टा बताता हूं कि उनको सरकार के अधीन करने की बात की गई। सुन लीजिए, जब उनको आरसी जी, जब उनको सरकार के अधीन से हटाने की बात की गई तो सिद्धरामैया ने विरोध किया। केवल वोट बैंक के लिए देश को बांटते हैं। मैं दर्शकों से पुनः गुजारिश करना चाहूंगा कि एंकर को मन अपना सही करना पड़ेगा। ये एंकर जो बात बहुत अच्छे सर, नेताओं को करना पड़ेगा, कांग्रेस के नेताओं को करना पड़ेगा। कांग्रेस के नेता केवल मुसलमानों आरसी चौधरी जी, 1 मिनट, प्रताप राव जी, 1 मिनट। आरसी जी, क्या मैं एक भी तथ्य गलत दे रहा हूं? आरसी जी, क्या मैं एक भी तथ्य गलत दे रहा हूं? आरसी जी, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। 1 मिनट सर, 1 मिनट। आरसी चौधरी जी, आरसी जी, अच्छा, मैं एक, हमारे जो मुस्लिम भाई हैं वो कांग्रेस की नजर में अल्पसंख्यक हैं या सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है? क्या है कांग्रेस की नजर में? आप और मेरी नजर नहीं, इस देश का संविधान में अल्पसंख्यक की परिभाषा दीजिए सर। देश का कानून किसे अल्पसंख्यक कहता है? संविधान में सर अल्पसंख्यक की परिभाषा दीजिए। संविधान किसको कहता है? देश की आबादी में, मुस्लिम कुल आबादी में, नंबर 2 पे, आरसी चौधरी जी, कुल आबादी में जो 5% होते हैं, 5% से कम वो अल्पसंख्यक होते हैं। बुद्धिस्ट की आबादी कितनी? बोलिए आप। वो सर, वो अल्पसंख्यक है, वो अल्पसंख्यक है, हमारे वो भाई अल्पसंख्यक है, हिंदू मुसलमान, वो हमारे भाई अल्पसंख्यक है। आरसी जी, वो है हमारे भाई। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं सर, क्या कांग्रेस की नजर में, आरसी जी, क्या कांग्रेस की नजर में, लेकिन कांग्रेस की राजनीति केवल मुसलमानों के दम पे चलाने की कोशिश हो रही है। आरसी चौधरी जी, तो उसका जिक्र कीजिए। अब देखिए ना, मैं तो सीधे ही सवाल कर रहा हूं, क्या हमारे मुस्लिम भाई जो देश की पॉपुलेशन के सेकंड लार्जेस्ट हैं, कांग्रेस की नजर में वो अल्पसंख्यक है या सेकंड लार्जेस्ट पॉपुलेशन है? क्या है कांग्रेस की नजर में? देखिए, इन्हें मुसलमान भाई किस दर्जे पे आते हैं, अल्पसंख्यक हैं या नहीं है जी, ये एंकर साहब को पता नहीं कि देश का संविधान किसको अल्पसंख्यक कहता है। 5% से नीचे जो है वो अल्पसंख्यक है सर, या नहीं आते? 5% से जो नीचे है वो अल्पसंख्यक है। नहीं आते, अगर अल्पसंख्यक के दर्जे में नहीं आते, अगर अल्पसंख्यक के दर्जे में नहीं आते, राजनीति 5% ज्यादा है तो क्यों मान रहे? अल्पसंख्यकों की बात क्यों कर रहे हैं? मुसलमान अगर कांग्रेस के घोषणा पत्र पे अगर लिखा है तो निकाल के दिखाइए। क्यों आप पूरे टाइम नफरत को बतौर रहे हैं?
क्यों पूरे टाइम नफरत को स्प्रेड कर रहे हैं? क्यों मुसलमानों सर 6 महीने पहले तक मैं ही बेहतरीन एंकर था आपकी नजर में। आज अगर आपसे 2 कड़वे सवाल मैंने पूछ लिए तो मेरी कमर बैंड हो गई। सबको अपनी आरसी चौधरी जी, अगर मैं आपसे 2 सही सवाल पूछ लूं, अगर मैं आपकी रीति नीति पूछ लूं, अगर मैं आपकी विचारधारा पूछ लूं, अगर मैं आपके किए कामों पर सवाल कर लूं, तो आज मेरी कमर बैंड हो गई। तुम देश के संविधान पे प्रहार कर रहे हो, तुम भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे पे चल रहे हो। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे सर, बहुत अच्छे। ठीक है, ठीक है, ठीक है, दोनों में रोकना चाहूंगा। ठीक है, ठीक है, देश के संविधान को तोड़ने वाली पार्टी कांग्रेस पार्टी है। मित्तल साहब, उस जहर को इस देश में ठीक है। अरे सर ऐसा ही होता है भाई, मन से बोलते हैं। ऐसे ही आपके लिए मैं अच्छी बातें करूंगा तो देश का सबसे बेहतरीन एंकर हो जाऊंगा, कड़वे सवाल करूंगा तो मेरी रीढ़ की हड्डी कमजोर हो जाएगी। एसपी मित्तल साहब, एसपी मित्तल साहब, एसपी मित्तल साहब, क्या ये पूरा चुनाव फिर से उस रंग में रंग रहा है जिसमें इसको रंगना नहीं चाहिए? लोगों के पैसे इकट्ठे करके अल्पसंख्यकों में बांट जी, 1 मिनट सर, वो दूर बैठे हैं। एसपी मित्तल साहब, विजेंद्र जी बोलिए सर, बोलिए। आपने जो अभी आर्थिक आधार पर सर्वे की जो बात कही, इसमें अपन को ये समझना पड़ेगा कि इस देश में जो सामाजिक और आर्थिक स्थिति है उसको ध्यान में रखते हुए ही आज 50% आरक्षण जो है वो आरक्षित है लोगों के लिए। उसमें गरीब के लोग भी हैं, पिछड़े वर्ग के लोग भी हैं, उसमें ओबीसी वर्ग के लोग भी हैं, सारे लोग हैं, अनुसूचित जाति वर्ग, सारे लोग उसके अंदर 50% के अंदर उनको आरक्षण है। सर एक अलग से भी है सर, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, ये भी अलग से है सर। हाँ, तो फिर उन लोगों का विजेंद्र जी फिर सवाल उठता है कि फिर उन लोगों को क्या होगा जिन लोगों ने अभी तक SC ST या OBC वर्ग के अंदर आरक्षण प्राप्त करके अपनी स्थिति को बहुत मजबूत कर लिया, आर्थिक दृष्टि से बहुत संपन्न है, बहुत उनके पास जायदाद है, तो क्या उस वर्ग से आप जायदाद ले लोगे? संपत्ति क्या उनकी छीन लोगे? और ये बात पहले भी सामने आई है कि जो आरक्षण का लाभ यदि किसी एक परिवार को एक बार मिल गया है तो उसी वर्ग के दूसरे लोगों को मिलना चाहिए। तो क्या ऐसा भी किया जाएगा इस सर्वे के बाद में? ये सवाल अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि कांग्रेस ने यदि इस मांग को उठाया है तो इस मांग की इस बात को भी स्पष्ट करना चाहिए कि क्या जो आरक्षित वर्ग के लोग संपन्न हो गए, क्या उनकी संपत्ति का भी बंटवारा होगा? जी, और आप कह रहे हैं उनमें SC ST और बाकी जो फायदा उठा रहे हैं वो, लेकिन मेरा सवाल सर ये है, क्या वाकई में चुनाव अब उस दिशा में जा रहा है जिसमें इसको नहीं जाना चाहिए था? विजेंद्र जी, ये चुनाव ऐसा नहीं है कि ये कोई पहली बार हुआ है, ये पहले भी ऐसा कई बार हुआ है, लेकिन फिर भी मेरा ऐसा मानना है कि चुनाव की जो दिशा है वो कोई गलत नहीं है। हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है, हर आदमी अपने विचार रखता है, मतदाता सोच समझ के वोट देता है। 2014 में भी सोच समझ के दिया, 2019 में भी सोच समझ के दिया। तो भले ही चाहे नेता किसी भी तरह अपनी बात को रखे, लेकिन मतदाता पूरी तरह सावधानी अपनी सतर्कता बरतता है और सोच समझ के अपना वोट देता है, चाहे कोई किसी भी मुद्दे पे गुमराह करने की बात करे या किसी भी तरह अपनी बात को रखे। लेकिन जहां तक कि चुनाव में जातिवाद का सवाल है, तो चाहे कोई भी राजनीतिक दल हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक दल हो, वो जातिवाद के हिसाब से कई निर्णय लेती है। और मैं क्या नाम से यहाँ कांग्रेस के जो प्रवक्ता है उनको बताना चाहता हूँ कि पश्चिम बंगाल में जो इंडिया अलायंस से ममता बनर्जी है, उन्होंने कांग्रेस के लिए कहा है कि ये भारतीय जनता पार्टी के दलाल है। जी नहीं सर, ऐसे तो बहुत है। फिर राहुल गांधी जिस वायनाड सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, इन्होंने सीकर में जिस पार्टी को वो सीट दे दी, उनके कैंडिडेट वहां राहुल गांधी के खिलाफ प्रचार कर रहे हैं, उनके खिलाफ लड़ रहे हैं वहां पर। बिल्कुल विजेंद्र, ये बात सही है। आप देखिए वायनाड के अंदर क्या नाम से राहुल गांधी को हराने के लिए वामपंथी पूरी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन सीकर के अंदर कांग्रेस जो है वो वामपंथ को जिताने का काम कर रही है। और जिस तरीके से अभी हाल ही में जो केरल के मुख्यमंत्री हैं
पिनराई विजयन, उन्होंने क्या नाम से राहुल गांधी के बारे में जो कहा है, लगता है कि क्या नाम से बहुत ही महत्वपूर्ण उन्होंने बातें कही हैं, जो मैं शायद यहाँ अभी कह नहीं सकता क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता नाराज हो जाएंगे। लेकिन जिस तरीके से कोई बात नहीं सर, आप कहें तो कह दीजिए, वो वैसे भी नाराज ही चल रहे हैं फिलहाल। लेकिन वापस मैं आपके पास आऊंगा। विषय विशेषज्ञ राजेश कंदोई जी। राजेश जी, दो सवाल हैं। पहला सवाल तो यह है कि कांग्रेस ने चाहे जो भी लिखा है, हर एक घोषणा के, हर एक वादे के दुष्परिणाम भी होते हैं और सुखद परिणाम भी होते हैं। तो उसको आर्थिक दृष्टिकोण से समझाइए कि जो नहीं लिखा गया है वो क्या लिखना चाह रहे थे और उसका मतलब क्या है और क्या वो मुमकिन है। देखिए, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में जो लिखा है कि वो आर्थिक सामाजिक सर्वेक्षण जो करवाएंगे जातिगत आधार पर, और जाति उपजाति इनकी सबकी जनगणना, और उनके पास में क्या आर्थिक संसाधन है। और दूसरा बयान जो बार बार कांग्रेस के नेता देते आए हैं कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो इन्हीं दोनों को जोड़ करके प्रधानमंत्री जी ने जो बार बार ये विषय उठाया है, और मैं सोचता हूँ कि ये विषय उठाया जाना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने ये नहीं बताया कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी कहाँ से देंगे। मतलब जैसे बार बार एक प्रश्न उठाते हैं कि 22 उद्योगपतियों के पास इतना पैसा है, लेकिन उनका पैसा कैसे छीनकर बाकी के गरीबों को बांटेंगे, इसकी कोई योजना नहीं है इनके पास में। उन उद्योगपतियों के पास जो पैसा है, ये संभव नहीं है व्यक्तिगत तौर पे। अगर किसी उद्योगपतियों को आप देश में खत्म कर देंगे, अगर किसी उद्योगपति के पास चलेंगी कैसे सर? अगर किसी उद्योगपति के पास, किसी व्यक्ति के पास में अगर संसाधन है, अगर उसके पास में आर्थिक संसाधन है, तो उसके पुरुषार्थ से आए हैं या सरकारों की कृपा से आए हैं, ये जांच का विषय होना चाहिए। अगर किसी सरकार की कृपा से आए हैं, किसी सरकार की गलत नीतियों की वजह से आए हैं, तो ये आज से नहीं आए, पिछले 75 सालों से ये देश ऐसी भुगतता रहा है। अभी कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को नाम दिया न्याय पत्र जी। तो पिछले 60 साल तक जब इनका राज चल रहा था तो क्या न्याय कर रहे थे क्या जी? और जिस कानून की आप बात कर रहे थे, सांप्रदायिक हिंसा विरोधी अधिनियम बिल जो है, सांप्रदायिक हिंसा लक्षित विधेयक 2011, उस बिल का इन्होंने इस बार के मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया है। इस बार के घोषणा पत्र में भी इन्होंने कहा कि हम उस कानून को वापस लाएंगे। बिल्कुल जिसमें यह लिखा हुआ है कि किसी भी सूरत में किसी भी दंगे के लिए घोषणा पत्र में जिम्मेदार नहीं होंगे। जी, घोषणा पत्र में पूरे कानून का दंगे के अंदर अगर बहुसंख्यक महिला से दुष्कर्म भी हो गया तो अपराध की श्रेणी में नहीं आएगा। घोषणा और अगर अल्पसंख्यक महिला के साथ अगर छेड़खानी भी हो गई एकदम गैर जमानती अपराध होगा। एकदम सही कह रहे हैं आप। घोषणा पत्रों में कानून का पूरा मसौदा नहीं दिया जाता है। उस कानून का नाम ड्राफ्ट है, आप उसको पढ़ सकते हैं। उस कानून 2011 का जो ड्राफ्ट है वो रखा हुआ है। उस कानून का नाम इतना सुंदर है, इतना सुंदर है, जिसको देखते ऐसे लगता है कि शायद देश में किसी प्रकार के सांप्रदायिक दंगे होंगे ही नहीं, ऐसा कोई कानून लाए होंगे। उस कानून को जब अंदर से पढ़ते हैं तो आप जो बता रहे हैं बात, ये बता रहे हैं ना कि हिंदू मुसलमान हम करते ही नहीं है, तो ये वास्तव में हिंदू मुसलमान करते ही नहीं है। इन्होंने खाली मुसलमान ही करना, ऐसा इन्होंने नियम बना लिया, बैठ के इन्होंने एजेंडा बना लिया। गूगल पे पढ़ा हुआ है, मैं निकाल के पढ़ा देता हूं आपको, मैं पढ़ा देता हूं आपको। बिना पढ़े आपसे सुनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने पढ़ा नहीं है इसलिए सुनने की जरूरत नहीं है। उस कानून को एक मिनट, मैं आपको एक्सेप्ट करता हूं, कोई बात नहीं। आरसी चौधरी जी, आरसी जी, मैं 3 मिनट दे रहा हूं सर, सिर्फ आप चिल्लाने का जानता हूं, मैं आपको पेंट करेंगे जानता हूं। बताओ जी, 1 मिनट आरसी जी, 1 मिनट सर, 1 मिनट प्लीज। आरसी जी जानता हूं मैं, आरसी जी, आरसी जी सर, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। आप गूगल कीजिए सांप्रदायिक हिंसा में लक्षित विधेयक 2011 और आप जो पढ़ देंगे उसमें से आज चैनल उसको सही मान लेगा। पढ़िए सर। सबसे पहले तो कांग्रेस के घोषणा पत्र को लेकर इन्होंने जो चर्चा की, देश के प्रधानमंत्री के वक्तव्य को लेकर जो चर्चा की, और मैंने अनुरोध किया कि हमारे जो एंकर हैं कांग्रेस के घोषणा पत्र क्या पढ़ा है, क्या उनके पास में है, वो पढ़ें। उन्होंने कहा मेरे पास में है, उन्होंने नहीं पढ़ा, लेकिन मैं आपके लिए पढ़ देता हूं, मैं पढ़ देता हूं। आपको दे रहा हूं सर, 3 मिनट दिया है, मैं आपको 3 मिनट दे रहा हूं, पढ़ रहा हूं ना उसको। गूगल कीजिए सर, हम पढ़ रहा हूं, कीजिए सांप्रदायिक हिंसा एवं लक्षित विधेयक 2011 को पढ़ने देंगे या नहीं पढ़ने देंगे, घोषणा पत्र को पढ़ने देंगे या नहीं देंगे, पढ़िए ना प्लीज। मैं घोषणा पत्र को पढ़ने देंगे या नहीं देंगे, लक्षित विधेयक 2011। देखिए तमाम जो लोग हैं, पूरा चैनल है, पूरे पैनलिस्ट हैं, उनका एक एजेंडा है कि मोदी की नफरती चीज को फैलाया जाए। इन्होंने 3 मिनट दी, इन्होंने 3 मिनट इस तरह की हरकत करती आई है। घोषणा पत्र में चर्चा बहुसंख्यकों को दबाती आई है। घोषणा पत्र के लिए कांग्रेस का एक ही उद्देश्य है, किसी भी बहुसंख्यकों को तोड़ा जाए, आपको बहुसंख्यकों को तोड़कर और राज किया जाए, अल्पसंख्यकों के सहारे राज किया जाए। ऐसे अपनी चलने वाले अपने मीडिया के द्वारा, और ये सब लिखा हुआ है कि सांप्रदायिक हिंसा में लक्षित विधेयक 2011 को हम लेकर आएंगे। चिल्लाट है, ये दिखा रही है कि नफरती तानाशाह की कुर्सी हिल रही है।
जनता जनार्दन जाग चुकी है, नफरती उद्बोधन से तंग आ चुकी है, भाजपा की सरकार जा रही है, इसलिए घोषणा पत्र को भी इस चैनल पे पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। एंकर कहता मैं 3 मिनट दूंगा, 30 सेकंड नहीं बोलने देता। एंकर कहता मैं 3 मिनट दूंगा। प्रतापराव जी, प्रतापराव जी, 1 मिनट सर, प्रतापराव जी, इनको ठीक है। आरसी जी, मैं तो कह रहा हूं सर, मेरा तो टाइम एक्सीड कर रहा है, मैं फिर भी आपको दूंगा। निकालिए गूगल पर सांप्रदायिक हिंसा में लक्षित विधेयक 2011, निकालिए सर। घोषणा पत्र पे कोई चर्चा नहीं है ना, न्याय अन्याय का। अरे सर, आपका ये घोषणा पत्र उसी को ला रहा है, आपके घोषणा पत्र में उसी का जिक्र है। कुछ हो, वो विधेयक कुछ हो, यही तुम्हारा एजेंडा है, यही तुम्हारा एजेंडा है। कंदोज जी, बताइए सलाह। वो विधेयक जो कांग्रेस ने दलितों के साथ अन्याय किया, यही तुम्हारा विधेयक उसी का था। हमें पूछा चाहिए, सरकार रही, अगर ऐसा कानून था तो उसे बदलने का काम क्यों नहीं किया सरकार ने? हमें पूछना चाहते हैं, विरोधी कांग्रेस को पैर पीछे पूछना चाहते हैं, जो चीज आई नहीं उसको लेकर चिल्लाहट क्यों है? अगर चलिए, शुक्रिया आरसी जी, शुक्रिया और उसका प्रताप जी, शुक्रिया आरसी जी। मैं आपको बता रहा हूं आरसी जी, भारी विरोध के बाद इस बिल को कांग्रेस ने वापस ले लिया था। शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। कंदोज जी, आपका भी शुक्रिया। एसपी मित्तल साहब, आपका भी शुक्रिया। माफी चाहूंगा, मैंने आपको वक्त कम दिया। शुक्रिया तमाम मेहमानों का, शुक्रिया। ये जनता को तय करना है कि उनको न्याय किधर दिखता है और अन्याय किधर दिखता है। शुक्रिया। Particularly, the Muslim minority are empowered to share equitably. They must have the first claim on our resources. कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है।